अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको स्टार्ट करवाए थे चैप्टर नंबर 12 के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कार्बोनिल कंपाउंड, अल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं। उसमें पहली एग्जांपल एडिशन ऑफ HCl विद मैकेनिज्म में आपको करवा चुकी हूँ। आज हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की सेकेंड एग्जांपल पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ ग्रिग्नर रिएजेंट। हमने कार्बोनिल कंपाउंड, अल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों पर ग्रिग्नर रिएजेंट की एडिशन पढ़नी है। देखें, ग्रिग्नर रिएजेंट किन्हें हम कहते हैं, ये अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी आप अल्काइल ग्रुप इनमें ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने इथाइल लिया हुआ है। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक ग्रिग्नर रिएजेंट है। ग्रिग्नर रिएजेंट का नाम साइंटिस्ट के नाम पर ग्रिग्नर रिएजेंट रखा गया है। वैसे ये अल्काइल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं जिनके साथ मैग्नीशियम ब्रोमाइड लगा हुआ होता है। इन कंपाउंड को जब हम अल्डिहाइड्स के ऊपर ऐड करवाते हैं तो जो कार्बनिल कंपाउंड की जो पोलैरिटी है, मैंने कल आपके साथ डिस्कस की थी, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो पोलर साइट है इसके ऊपर अल्काइल पार्ट और MgBr पार्ट जो है ना वो ऐड हो जाते हैं। एडिशन रिएक्शन कल भी बताया था मैंने आपको कि इस पोलर ग्रुप का जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। पाई बॉन्ड ब्रेक होने के साथ साथ क्या होगा, क्योंकि कार्बन ये वाली पॉजिटिवली चार्ज है लेकिन ग्रिग्नर रिएजेंट की जो अल्काइल कार्बन है वो नेगेटिवली चार्ज है। ये पूरा अल्काइल ग्रुप आपने एक कंसीडर करना है एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जो है वो कार्बन के ऊपर ऐड हो जाएगा और O के ऊपर जो है वो इसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऐड हो जाएगा। इस MgBr को आपने एक पूरा पार्ट कंसीडर करना है ग्रिग्नर रिएजेंट का। और हमारे पास जो इंटरमीडिएट आएगा उसमें आप देख रहे हैं कि फॉर्मल्डिहाइड था जिसमें सेंटर में कार्बोनिल कार्बन है, दोनों तरफ हाइड्रोजन है जिसको हम मेथानल या मिथानल भी कहते हैं। ये देखें, आपको जो रेड पोर्शन नज़र आ रहा है वो फॉर्मल्डिहाइड का पार्ट नज़र आ रहा है। पाई बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। पाई बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद कार्बन के चूंकि इलेक्ट्रोफिलिक है, इसमें ग्रिग्नर रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक अल्काइल पार्ट ऐड हुआ है CH3CH2 के फॉर्म में। और O चूंकि इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, MgBr में मैग्नीशियम पॉजिटिवली चार्ज है, इसका ये वाला पार्ट इसके ऊपर ऐड हो जाएगा OMgBr। इस इंटरमीडिएट को जब हम वाटर में हाइड्रोलाइज करते हैं तो अगेन पोलर साइड नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगी और MgBr OH के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो आपके पास जो कंपाउंड आएगा वो क्या आएगा, CH3CH2CH2OH। क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगी और साइड प्रोडक्ट है वो आपके पास आ जाएगा MgBrOH। हमेशा याद रखें कि जब भी ग्रिग्नर रिएजेंट फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर ऐड होता है तो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल आता है जिसको हम कहेंगे 1 प्रोपानोल। ठीक है। अगर आप ये डिफरेंट अल्काइल ग्रुप यूज़ करते हैं तो आपके पास डिफरेंट तरह के प्राइमरी अल्कोहल बनते जाएंगे, लेकिन ये लाजमी शर्त है कि आप ग्रिग्नर रिएजेंट को फॉर्मल्डिहाइड या मेथनॉल के साथ ही रिएक्ट करेंगे तो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल ऑब्टेन होंगे। इसी तरह अगर आप ग्रिग्नर रिएजेंट यही यूज़ कर रहे हैं इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और आप फॉर्मल्डिहाइड के बजाय दो कार्बन कंटेनिंग अल्डिहाइड ले लेते हैं, एसिटल्डिहाइड या एथेनॉल, इथेन का डेरिवेटिव है, इसमें दो कार्बन है, सेंटर में कार्बोनिल कार्बन है, एक तरफ हाइड्रोजन की बजाय मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ये भी फॉर्माइल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है, एसिटल्डिहाइड अल्डिहाइड फैमिली का मेंबर। अब यहाँ पे बिल्कुल रिएक्शन जिस तरह मैंने ऊपर आपको समझाया है कि इसकी पोलर साइट ये है, इस पे एडिशन रिएक्शन होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। लेकिन ग्रिग्नर रिएजेंट का ये पूरा अल्काइल पार्ट आपने एक कंसीडर करना है, CH3CH2। ये आपने ऐड कर देना है कार्बन के ऊपर। ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद इसका ये जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है ग्रिग्नर रिएजेंट का MgBr, ये आपने O के साथ कनेक्ट कर देना है। तो पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये जो आपको रेड पोर्शन नज़र आ रहा है ये अल्डिहाइड का है, CH3CH और O पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया है, क्योंकि हर एडिशन रिएक्शन की ये जो है निशानी है कि उसमें पाई बॉन्ड ज़रूर ब्रेक होता है। पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद कार्बन के ऊपर अल्काइल पार्ट ऐड हुआ। क्यों ऐड हुआ, क्योंकि ये वाली कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है और ये वाली न्यूक्लियोफिलिक है। न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करके कार्बन के साथ नया बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पर ये ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक है और ये वाला मैग्नीशियम इलेक्ट्रोफिलिक है। ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन MgBr के साथ बॉन्डेड हो जाएगी। ये जो इंटरमीडिएट होगा इसको वाटर और एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो OH जो है वो फॉर्म हो जाएगा। आपके पास जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट आएगा वो CH3CH2C CH3H और OH होगा।
और Mg चूँकि पॉजिटिवली चार्ज है, ये हाइड्रोक्साइड आयन के साथ फॉर्म कर लेगा बॉन्ड। Mg का एक बॉन्ड पहले ही ब्रोमीन के साथ है, नेक्स्ट बॉन्ड इसका OH के साथ फॉर्म होगा। हमेशा याद रखें कि फॉर्मल्डिहाइड किसी भी ग्रिगनर रिएजेंट के साथ रह करके हमेशा प्राइमरी अल्कोहल देते हैं, लेकिन जो एथेनॉल है, ये एसिटल्डिहाइड है, वो किसी भी ग्रिगनर रिएजेंट के साथ क्यों ना कंबाइन कर जाए, हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल ऑब्टेन होते हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ सेकेंडरी अल्कोहल्स क्या होते हैं, जिसमें OH एक ऐसी कार्बन के साथ अटैच हो जिसके ऊपर दो अल्काइल ग्रुप हो। आपको नजर आ रहा है जो कार्बन नंबर 2 है उसके ऊपर मिथाइल है और साथ ही इथाइल। लेकिन जब हम IUPAC सिस्टम से इसको नेम देंगे तो हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है। यहाँ से इस कार्बन तक हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन आ रही है वो 4 कार्बन एटम की आ रही है, 1 2 3 एंड 4। तो इस कंपाउंड का जो पूरा नाम बनेगा लॉन्गेस्ट चेन की वजह से वो बनेगा 2 ब्यूटानोल। बिल्कुल, अब हम तीसरी एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। अगर आप ग्रिगनर रिएजेंट यही लेते हैं, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और कार्बोनिल कंपाउंड आप कीटोन ले लेते हैं। अब कैसे पता चला आपको ये कीटोन है? कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है, इसको एसीटोन भी कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, डाईमिथाइल कीटोन भी कहते हैं और प्रोपानोन भी कहते हैं। अगेन पोलर साइट इसकी वही रहेगी और रिएक्शन भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे मैं पहली दो एग्जांपल्स में करवा चुकी हूँ। कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर है, और ये पूरा अल्काइल रेडिकल एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट के तौर पर एक्ट करेगा। कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और O किस पार्ट को ऐड कर लेगी, MgBr। इंटरमीडिएट आपके पास आ गया। इसमें अगेन जो रेड पोर्शन है ये कीटोन से आ रहा है, और ये जो ग्रीन पार्ट है उसमें अल्काइल रेडिकल कार्बन पे क्यों ऐड होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल है। और O के ऊपर MgBr क्यों ऐड होगा, क्योंकि ये ग्रिगनर रिएजेंट का वो पार्ट है जिसमें मैग्नीशियम इलेक्ट्रोफिलिक और ये ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज होने के बाद O OH में चेंज हो जाएगा, CH3 CH2C CH3 CH3 OH। अब अगेन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से भी नंबरिंग हो सकती है और वहाँ से भी, एक ही बात है, 1 2 3 4। लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन एटम है, लेकिन 2 पे जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है इसको आप एज आ सब्सिट्यूएंट ट्रीट करते हुए इस कंपाउंड को नाम दे देंगे 2 मिथाइल 2 ब्यूटानोल। ये एक टर्शरी अल्कोहल है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको टर्शरी अल्कोहल्स क्या होते हैं, जिसमें OH एक ऐसी कार्बन के साथ बॉन्डेड हो जिसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप हो। यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप तो सेम है जो मिथाइल है, और एक अल्काइल ग्रुप डिफरेंट आपको नजर आ रहा है, ये इथाइल रेडिकल है। तो इस तरह इस लेक्चर में हमने क्या 3 चीज़ें देखी कि ग्रिगनर रिएजेंट आपको तीनों तरह के अल्कोहल दे सकता है। अगर हम उसको फॉर्मल्डिहाइड या मेथनॉल के साथ ट्रीट करें तो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल आएगा। अगर हम उसको एथेनॉल के साथ ट्रीट करेंगे तो हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल। और कीटोन हमेशा कौन से अल्कोहल देंगे, टर्शरी अल्कोहल। थर्ड एग्जांपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की है, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड रिएक्शन समझने के लिए आपको मेरा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 रिकॉल करना होगा। देखें, याद रखें कि हर अल्डिहाइड के ऊपर या हर कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर जो एडिंग रिएजेंट ऐड होते हैं उनको हम किस जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, HNU। H इसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है और NU इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। और कार्बोनिल कार्बन में भी दो साइट्स जो हैं वो मौजूद हैं, दो पोज मौजूद हैं, पोलर साइट इसमें भी मौजूद है, O नेगेटिवली चार्ज और कार्बन पॉजिटिवली चार्ज। मैंने आपको बताया था कि हर एडिंग रिएजेंट का जो हाइड्रोजन आइन है वो O पर ऐड हो जाता है पाई बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद, और न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहाँ पर ऐड हो जाता है, कार्बन पर। तो इस तरह कार्बन जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर से टेट्राहेड्रल कार्बन में चेंज हो जाती है। कार्बन के इर्द गिर्द 4 ग्रुप आ जाएंगे। देखें, इस कार्बन के ऊपर जो 2 हाइड्रोजन थे वो तो उसी तरह मौजूद रहेंगे। O के ऊपर हाइड्रोजन का इजाफा हो जाएगा तो वो हाइड्रोक्सी ग्रुप में चेंज हो जाएगी। न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ नया बॉन्ड बना देगा। तो इस तरह एक अडक्ट आपके पास आ जाता है। जब आपको ये जनरल रिएक्शन समझ आ गया है तो आप सोडियम बाइसल्फाइड के एडिशन भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला होता है NaHSO3। थोड़ी देर के लिए हम H को इसी जगह पे रहने देते हैं और सोडियम को SO3 के बाद लगा देते हैं। तो आपके पास क्या फार्मूला आ जाएगा इस कंपाउंड का, HSO3Na। इसी कंपाउंड को लिखने का एक और वे है, ठीक है। आपने सोडियम को इस तरफ ले आना है ताकि आपको पता चलना शुरू हो जाए कि ये भी कोई मुख्तलिफ चीज़ नहीं है, बल्कि ये भी HNU टाइप का एडिंग रेजेंट ही है। ये जो SO3Na है ये पूरा का पूरा इसमें एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट के तौर पर एक्ट करेगा, और जो इसका हाइड्रोजन आइन होगा सोडियम बाइसल्फाइड का, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पर ऐड करेगा।
अब जैसे कि आप न्यूक्लियोफाइल को कार्बन पर ऐड करते रहे हैं और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पर, बिल्कुल इसी तरह आपने SO3Na को पूरे को एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पर बिहेव करते हुए इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर ऐड करवाना है और O के ऊपर इस हाइड्रोजन को। तो आपने देखना है कि देखें ये कार्बोनिल कंपाउंड है फॉर्मल्डिहाइड। इस फॉर्मल्डिहाइड में आपको क्या नजर आ रही है? पोलर साइड नजर आ रही है। ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है और ये ऑक्सीजन है और बाकी दोनों हाइड्रोजन है। मेथनॉल भी इसको कहते हैं। अब आप सोडियम बाइसल्फाइड को किस तरह लिखेंगे कि H पहले लिख लें और Na को इस तरफ ले आए, तो आपको ये क्या नजर आने लगा? बिल्कुल ऐसा ही जैसे ये जनरल मैकेनिज्म में मैंने आपको HNO टाइप का एडिंग रिएजेंट दिखाया था। SO3Na ये न्यूक्लियोफाइल है, ये हमेशा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ नया बॉन्ड बनाएगी और पाई बॉन्ड हर एडिशन रिएक्शन में ब्रेक हो जाता है। ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और O के ऊपर क्या ऐड हो जाएगा? हाइड्रोजन। इस तरह कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये तो फॉर्मल्डिहाइड से ही आए। कार्बन और ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, O के ऊपर हाइड्रोजन ऐड हुआ और कार्बन जो था किसी भी डायरेक्शन में आप इसको ऐड कर सकते हैं। टेट्राहेड्रल कार्बन में 4 ग्रुप आपने लगाने हैं, बेशक H को इस तरफ ले जाएं, SO3Na को इधर ले आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्बन के ऊपर बहरहाल आपने SO3Na को ऐड करवा देना है। ये जो अडक्ट एडिशन प्रोडक्ट्स बनते हैं इसको हम कहते हैं बायसल्फाइड अडक्ट। तो कल हमने साइनोहाइड्रिन्स पढ़े थे, आज हमने जो अडक्ट्स पढ़े हैं इनका नाम है बायसल्फाइड अडक्ट। ये तो हमने एग्जांपल नंबर 1 फॉर्मल्डिहाइड के साथ कवर की। अब एग्जांपल नंबर 2 हम एसिटल्डिहाइड के साथ कवर करेंगे, एथेनॉल के साथ। पोलर साइड वही की वही रही, कार्बन पॉजिटिवली चार्ज, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज। O के ऊपर H ऐड हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये जो रेड पार्ट आ रहा है ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड से आ रहा है, CH3CHO। पाई बॉन्ड आपने ब्रेक कर देना है लाजमी, O के ऊपर हाइड्रोजन का इजाफा कर देना है और कार्बन के ऊपर आप किसी भी तरफ ऐड कर दें SO3Na। ये भी बायसल्फाइड अडक्ट ही है लेकिन किसका है? एथेनॉल का। अब हम बात कर लेते हैं एसीटोन की। ये भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ अगर अल्काइल ग्रुप हो तो वो कीटोन फैमिली का मेंबर होता है, रिएक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने सोडियम बाइसल्फाइड का इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे ही ऐड करना है, पाई बॉन्ड को भी ब्रेक करना है और SO3Na को आपने कार्बन के ऊपर ऐड करना है। मैंने पहले भी आपको बताया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कार्बन के ऊपर 4 ग्रुप्स किस तरह से लगाते हैं। बस आपके पास दो तरफ मिथाइल होना चाहिए, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप एक तरफ होना चाहिए और एक तरफ आपके पास SO3Na। तो किताब में मुख्तलिफ वे में आपको ये लिखा हुआ नजर आएगा, उससे आपने परेशान नहीं होना। आप किसी तरफ भी उसकी 4 वैलेंसी को पूरा कर दें, मगर आपके पास ये ग्रुप पूरे नज़र आने चाहिए। इसका जो O है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद हाइड्रोक्सी ग्रुप में चेंज होना चाहिए, पाई बॉन्ड को ब्रेक होना चाहिए और SO3Na को यहाँ पर ऐड होना चाहिए। ये ट्राइगोनल कार्बन है, 3 बॉन्ड्स बना रही, 3 ग्रुप्स अपने ऊपर कैरी किए हुए, लेकिन इसके बाद आपने इसको टेट्राहेड्रल कार्बन में चेंज करना है जिसके इसके 4 ग्रुप्स हैं। पहले इसमें 3 हैं और अब इसमें 4 ग्रुप हैं। कार्बन के ऊपर मिथाइल मिथाइल हाइड्रोक्सी ग्रुप और SO3Na। ये भी एक बायसल्फाइड प्रोडक्ट है लेकिन ये एसीटोन से आया है हमारे पास। ये रिएक्शन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस इसकी अक्सर पूछी जाती है, यूटिलिटी पूछी जाती है। इस रिएक्शन को हम कार्बोनिल कंपाउंड्स की प्योरिफिकेशन और सेपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेपरेशन का क्या मतलब है? अगर आपके पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड के साथ नॉन कार्बोनिल कंपाउंड मसलन अल्कोहल या कोई और क्लास का मेंबर मिक्स हो जाए और आप बीच में से अपने कार्बोनिल कंपाउंड को अलग करना चाहते हैं तो इस रिएक्शन से कर सकते हैं। बायसल्फाइड जो प्रोडक्ट होता है ये कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म करते हैं जो हीटिंग पर, किसके साथ हीटिंग पर? HCl या सल्फ्यूरिक एसिड जो कि मिनरल एसिड कहलाते हैं, उनके साथ पेरेंट एल्डिहाइड को दोबारा रीजनरेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये अब जैसे मैंने अडक्ट बनाया हुआ था, ये किसका बनाया? ये मैंने कीटोन का। अगर हम इसको HCl और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट कर दें तो आपका पेरेंट जो कीटोन होगा ये वापस आ जाएगा, ये कंपाउंड अपने पेरेंट कीटोन को वापस रीजनरेट कर देगा। ये जो मैंने बायसल्फाइड अडक्ट लिया है ये मैंने एथेनॉल का लिया है, आप देख सकते हैं दोबारा इसको। CH ये कार्बन है, इसके एक तरफ मिथाइल ग्रुप और एक तरफ हाइड्रोजन है और जो एसिटल्डिहाइड की कार्बोनिल कार्बन है वो OH में चेंज हो चुकी है और SO3Na इसके एक तरफ ऐड हो चुका है। ये अब एडक्ट है एथेनॉल का। आप दोबारा इसको पीछे से रिकॉल करके देख लें कि एथेनॉल का एडक्ट ऐसा ही है या नहीं है। फिर आपने HCl के साथ इसको हीट करना है। जब हम HCl के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा? SO3Na में से जो
SO3 है वो SO2 की फॉर्म में निकल जाएगा, सोडियम आयन क्लोराइड के साथ NaCl फॉर्म कर लेगा। जो इसकी एक ऑक्सीजन है वो OH ग्रुप की हाइड्रोजन और HCl के साथ वाटर की फॉर्म में अलग हो जाएगी। और आपके पास पीछे जो आपका पेरेंट एल्डिहाइड है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये रीजनरेट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस में से एक ये भी है कि ये जो बायोसल्फाइड प्रोडक्ट है मिनरल एसिड से हीट होने पर अपना पेरेंट एल्डिहाइड वापस रीजनरेट कर देगा। अब हम सोडियम बायोसल्फाइड एडिशन का जनरल मैकेनिज्म देखते हैं। जनरल मैकेनिज्म क्या है, वो किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर अप्लाई हो जाए, ठीक है। सोडियम बायोसल्फाइड जो है वो तीन तरह के आइंस में स्प्लिट होता है। एक सोडियम आइन देता है, एक हाइड्रोजन आइन देता है और एक सल्फाइड आइन। सल्फाइड आइन में -2 चार्ज होता है, लेकिन ये दोनों के दोनों नेगेटिव चार्ज एक ही एटम पर नहीं है। अगर हम सल्फाइड आइन को ओपन करके देखें तो SO2 के साथ एक ऑक्सीजन और कनेक्टेड होती है, एक नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर होता है और एक सल्फर पर, और यूं मिलाकर सल्फाइड आयन पर टोटल चार्ज होता है -2। मैंने यहाँ पर एक ऑक्सीजन को अलग इसलिए करके लिखा है क्योंकि ये बता सकूं कि बाकी दो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नहीं है, सिर्फ इस वाली ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। सल्फाइड आयन को जब मिला के लिखा जाता है SO3, तो हम ओवरऑल चार्ज मिला के डाल देते हैं -2। एक्चुअली ये नेगेटिव चार्ज सल्फर पे भी है और ऑक्सीजन पे भी। तो इस तरह सोडियम बाइसल्फाइड पहले तो खुद आयनाइज होता है सल्फाइड आइन में, इसमें दो न्यूक्लियोफाइल हैं, एक सल्फर और एक ऑक्सीजन। फिर हाइड्रोजन आइन देता है और तीसरा सोडियम आइन। मैंने आपको बताया था कि हर न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन रिएक्शन होता है बेस कैटलाइज मैकेनिज्म के साथ जो रिएक्ट करता है, उसमें पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ नया बॉन्ड बनाता है और पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन हो जाती है नेगेटिवली चार्ज। कल वाला जो लेक्चर है उसको आपने फिर दोबारा रिकॉल करना है। कल वाले मैकेनिज्म में भी मैंने आपको यही बताया था कि न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये कार्बन है, इसमें दो वैलेंसीज हमने खाली छोड़ी हुई हैं क्योंकि ये जनरल फार्मूला है किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का। ये अल्डिहाइड हुआ तो फॉर्मल्डिहाइड हुआ तो दोनों तरफ हाइड्रोजन आ जाएंगे, एसीटोन हुआ तो दोनों तरफ मिथाइल आ जाएंगे, जो भी आप इसको एग्जांपल जिसके भी तौर पर स्टडी कर लें। अब जो SO2 में से जो सल्फर न्यूक्लियोफाइल है वो तो कार्बन के साथ नया बॉन्ड बनाएगा, उतनी देर में जो ऑक्सीजन है यही जो सोडियम आयन यहाँ से डिसोसिएट हुआ है इससे रिएक्ट करेगी। तो ये अब आपको क्या ग्रुप नजर आना शुरू हो गया, SO3Na। समझें कि आपका SO3Na इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर ऐड हो गया। सल्फर ने अटैक किया कार्बन पर और ऑक्सीजन ने अटैक किया इसी सोडियम आयन पर। SO3Na कार्बन पर ऐड हो गया, साथ ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। अब देखें जब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं तो हम एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल और O पर प्रोटॉन का इजाफा कर देते हैं, वो ओवरऑल रिएक्शन होते हैं। लेकिन मैकेनिज्म आपको क्या बताता है, स्टेप वाइज डिटेल के कैसे किन किन स्टेप से गुजर कर रिएक्शन कंप्लीट होता है। पहला स्टेप सोडियम बाइसल्फाइड की आयनाइजेशन है। कौन न्यूक्लियोफाइल होगा, सल्फर कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा और ऑक्सीजन सोडियम आयन के साथ। इस तरह SO3Na कार्बन के ऊपर ऐड हो जाएगा। फिर पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। ओवरऑल रिएक्शन में हम बारी बारी ये काम नहीं करते, हम एक ही स्टेप में हाइड्रोजन आयन का भी इजाफा कर देते हैं और उसी में न्यूक्लियोफाइल का भी। लेकिन जब मैकेनिज्म लिखते हैं तो हम एक एक स्टेप को डिटेल में देते हैं कि कौन सी चीज़ पहले हुई, कौन सी उसके बाद हैपन हुई और कौन सी उसके बाद। अब आपके पास जब ऑक्सीजन एक्टिवली चार्ज हो जाती है तो अब आप देखें कि ये वाला पार्ट भी रिएक्ट कर चुका है, इधर से सोडियम आयन भी इसके साथ रिएक्ट कर चुका है। खाली बचने वाला आयन कौन सा है, हाइड्रोजन आयन। ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करेगी तो OH आ जाएगा। और इस तरह ये जो सोडियम बाइसल्फाइड था मैंने कहा था उसका H O पे चला जाएगा और SO3Na कार्बन पर कैसे चला गया, सारी स्टेप वाइज डिटेल जो है ये हमें हमारा क्या कहलाएगी, मैकेनिज्म। अब कल के लेक्चर में क्या हुआ कि मैंने आपको एक जनरल मैकेनिज्म के बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 13। सब ने तकरीबन एक ही जवाब दिया, ये तो लेक्चर में नहीं था। अब आपकी भी किताब में ये जनरल मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन आपकी बुक में जो एक्सरसाइज एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड टू एसीटोन। अब मैंने आपको मैकेनिज्म एसीटोन पे नहीं करवाया, जनरल करवाया है, लेकिन आपको मैं हिंट्स दे रही हूँ
कि आप जब एसीटोन पे मैकेनिज्म लिखने के लिए आएगा तो कैसे अप्लाई करेंगे। पहले तो आपने ओवरऑल रिएक्शन लिखना है, एसीटोन का फॉर्मूला लिखेंगे CH3 डबल बॉन्ड O CH3 और सोडियम बाइसल्फाइड को जैसे मैंने कहा था कि NaHSO3 को आपने किस तरह से लिखना है कि उसका इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन पहले लिख देना है और SO3Na बाद में, ताकि ये आपको नजर आने लग जाए कैसे HNU टाइप के एडिंग रिएजेंट के तौर पर। अब O के ऊपर आप ओवरऑल रिएक्शन में एक ही स्टेप में हाइड्रोजन का इजाफा कर देते हैं और SO3Na का कार्बन पर। लेकिन मैकेनिज्म में आपने एक ही स्टेप में नहीं ये करना। मैकेनिज्म का मतलब ही क्या है कि एक एक स्टेप करके जो रिएक्शन की डिटेल है, कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ। सबसे पहले सोडियम बाइसल्फाइड की आयनाइजेशन होगी, एक सोडियम आयन बनेगा, एक हाइड्रोजन आयन बनेगा, और सल्फाइट आयन मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सल्फाइट आयन SO3-2 है, लेकिन इसका एक नेगेटिव चार्ज सल्फर पर होता है और एक ऑक्सीजन पर। सबसे पहले स्टेप में इस सल्फर के जो न्यूक्लियोफिलिक एटम है, इसने इस जाकर कार्बन के ऊपर अटैक करना है। क्यों, इसी पे क्यों करना है? क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की है, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है। जैसे ये न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीट होगी, आपने कार्बन और ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक करके नेगेटिव चार्ज डाल देना है ऑक्सीजन के ऊपर, और उतनी देर में ऑक्सीजन Na के साथ अटैक कर जाएगी। अब ओवरऑल रिएक्शन में आपने जिस स्टेप में SO3Na को ऐड किया और उसी में आपने OH को ऐड कर दिया, आपने अब ऐसा नहीं करना। आपने पहले नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन शो करनी है और तीसरे स्टेप में जाके आपने उस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन का हाइड्रोजन आयन के साथ जो है ना वो रिएक्शन कंप्लीट करना है। तो ये आज फिर मैंने आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर दिया है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, हिंट दे दिया है, ओवरऑल रिएक्शन दे दिया है। अब आपका आंसर ये नहीं आना चाहिए कि ये आपके लेक्चर में मौजूद नहीं था। सिर्फ क्या है कि आपने जनरल जो मैकेनिज्म होता है वो ट्रू एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई कर देना होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको करना बताया है। हिंट्स दिए हैं मैंने, बाकी आप रिमेनिंग सिर्फ एक स्टेप बचता है जो कि आपने कंप्लीट करके मुझे कल इनकी पिक्चर्स शेयर करनी है।